हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 10 पाठ 10 जिसका नाम है क्रिया, इसको मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। परिभाषा। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। किसी काम के करने अथवा होने का बोध कराने वाले पदों को क्रिया कहते हैं। किसी काम के करने अथवा होने का मतलब कोई काम कर रहा है या कोई काम हो रहा है, इस चीज़ का हमें जिस चीज़ से पता पड़ता है, मतलब इसका हमें जिस चीज़ से पता पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। और क्रिया का एक साधारण अर्थ है काम या कार्य। मतलब क्रिया की परिभाषा से दो तत्व स्पष्ट होते हैं, करना और होना। मतलब कोई कार्य कर रहा है या कोई कार्य हो रहा है। जैसे खाना, जाना, पीना, खेलना कार्यवाची है तथा होना अस्तित्ववाची है। तो क्रिया मतलब होता है, साधारण शब्दों में जो इसका अर्थ है वो होता है कोई काम होना या करना। मतलब क्रिया का अर्थ क्या होता है? कौन सी क्रिया कर रहे हो? तो हम खेलने की क्रिया कर रहे हैं, मतलब खेलने का काम कर रहे हैं, तो खेलना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो क्रिया का सीधा सीधा अर्थ है काम होना या करना। धातु। धातु से तात्पर्य है क्रिया का मूल रूप। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। अब धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप, मतलब क्रिया का मूल रूप क्या है उसे हम धातु कहते हैं। और क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से होता है। क्रिया लिखना, लिख। देखिए लिखना क्रिया है तो उसका धातु क्या हुआ? लिख। फिर पढ़ना का पठ, जाना का जा, खाना का खा, आना का आ, उठना का उठ, बैठना का बैठ और बोलना का बोल। ये सब इन क्रियाओं के धातु रूप हो गए। फिर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद यानी क्रिया के प्रकार कितने होते हैं ये हम लोग पढ़ते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। अब क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। या क्रिया के भेद होते हैं वो दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा गाती है, मैं पढ़ता हूँ, कुत्ते भौंकते हैं। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, मतलब उनमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन कार्यों में, तो उनको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जैसे रमा गाती है, मैं पढ़ता हूँ, रमा गा रही है, वो पढ़ रहा है, और कुत्ते भौंकते हैं। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। यह पता लगाने हेतु कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक क्या शब्द द्वारा प्रश्न करते हैं। जैसे मीरा गाती है। अब क्या गाती है? कोई उत्तर नहीं है, अतः क्या शब्द के प्रश्न का उत्तर न मिल पाने पर माना जाता है कि क्रिया अकर्मक है। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में आवश्यकता अनुसार कर्म प्रयोग किया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी। उपरोक्त वाक्यों में रामायण और फल कर्म है, अतः लिखी और लाए सकर्मक क्रिया है। अब देखिए, पिताजी फल लाए और वाल्मीकि ने रामायण लिखी, ये दोनों इसके उदाहरण है किसके? सकर्मक क्रिया के। तो उपरोक्त वाक्यों में रामायण और फल, मतलब पहले में वाल्मीकि ने रामायण लिखी उसमें रामायण, और पिताजी फल लाए उसमें फल क्या है? कर्म है। तो अब जैसे हम बोल देते हैं वाल्मीकि ने लिखी, क्या लिखी? रामायण लिखी, तो ये हो गया कर्म। और जो पहले हमारी वो थी अकर्मक क्रिया, उसमें रमा गाती है, हमने ये नहीं बताया कि रमा गाना गा रही है, रमा कविता गा रही है, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो उसमें कर्म नहीं शो हुआ है, मतलब कर्म का पता नहीं रहता, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक में क्या होता है? कर्म का प्रयोग किया जाता है, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया में आवश्यकता अनुसार कर्म का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो उन्होंने क्या लिखा? रामायण लिखी, ये हो गया हमारा कर्म। फिर पिताजी फल लाए, तो क्या लाए? फल लाए, तो इसलिए हम इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यह पता लगाने के लिए कि क्रिया सकर्मक है, क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वही कर्म होता है और क्रिया सकर्मक होती है। अब जैसे वाल्मीकि ने क्या लिखी, हमने क्वेश्चन किया, मतलब इसमें आप क्या लगाकर क्वेश्चन कर सकते हैं सकर्मक क्रिया में, और अकर्मक में नहीं कर सकते, तो उसमें कर्म प्रधान नहीं होता, इसमें कर्म भी प्रयोग में लाया जाता है क्रिया के साथ में। तो वाल्मीकि ने क्या लिखी, तो उत्तर है हमारे पास रामायण लिखी। फिर पिताजी क्या लाए? फल लाए, तो इनका उत्तर हम दे सकते हैं, मतलब अगर क्या लगाकर इसमें प्रश्न किया जाता है तो हमारे पास इसका उत्तर है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर द्विकर्मक क्रियाएं, एक इसमें तीसरी और क्रिया होती है द्विकर्मक क्रियाएं। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सुदीप ने दिनेश को पुस्तक दी, नौकर ने कुत्ते को दूध पिलाया। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं द्विकर्मक है। ऐसी क्रियाओं के साथ प्रयुक्त कर्म मुख्य कर्म तथा गौण कर्म होते हैं। प्राणीवाचक कर्म गौण तथा अप्राणीवाचक कर्म मुख्य होते हैं।
प्राणीवाचक कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और गौण कर्म के साथ को चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अब इसमें जैसे द्विकर्मक मतलब दो क्रियाएं हो रही है। सुदीप ने दिनेश को पुस्तक दी। किसने दी? सुदीप ने। किसको? दिनेश को पुस्तक दी। फिर नौकर ने कुत्ते को दूध पिलाया, मतलब किसने? नौकर ने कुत्ते को दूध पिलाया। ये इनके उदाहरण हैं। अब इसमें कर्म तथा गौण कर्म होते हैं। इसमें क्या होता है? कर्म मुख्य कर्म तथा गौण कर्म दो होते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट है अपूर्ण क्रिया। अकर्मक क्रियाओं में कर्ता तथा सकर्मक क्रियाओं में कर्ता तथा कर्म दोनों अपेक्षित होते हैं, किंतु कभी कभी क्रिया अपूर्ण रह जाती है। जैसे मैं देख लूँगा, तुम मुझे अवश्य लिखना। अब अपूर्ण क्रिया होती है मतलब जो अधूरी रह जाती है, जिनमें क्रियाओं में कर्ता तथा कर्म दोनों अपेक्षित होते हैं। तो इनमें क्या होता है? कभी कभी क्रिया क्या हो जाती है? अधूरी रह जाती है, अपूर्ण रह जाती है। उन्हें हम कहते हैं अपूर्ण क्रिया। मैं देख लूँगा, अब देख लूँगा कह दिया है तो मतलब वो अभी नहीं देख रहा है, देख लेगा कभी भी, तो ये कार्य क्या हुआ? अपूर्ण रह गया, अधूरा रह गया। फिर तुम मुझे अवश्य लिखना, उसने कहा कि तुम मुझे अवश्य लिखना, तो क्या लिखना? वो भी अधूरा रह गया। तो ये हमारी होती है अपूर्ण क्रिया। फिर है इसमें पूरक। अपूर्ण क्रिया के साथ अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। जैसे मैं उसको देख लूँगा, तुम मुझे पत्र अवश्य लिखना। अब देखिए, पहली थी अपूर्ण क्रिया। अब अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का, मतलब जो क्रियाएं अपूर्ण रह जाती है उन क्रियाओं को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। मैं उसको देख लूँगा, मतलब पहले हमने क्या कहा था? मैं देख लूँगा, तो अब किसको देख लेगा ये हमें नहीं पता था। अब इसमें हमने उसको पूर्ण करने के लिए क्या लिखा? उसको। मैं उसको देख लूँगा, तो अब हमें पता है कि वो उसको देख लेगा। फिर तुम मुझे अवश्य पत्र लिखना। उसमें एक वाक्य था आपका ऊपर अपूर्ण क्रिया में, तुम मुझे अवश्य लिखना। क्या लिखना ये पता नहीं है, अपूर्ण क्रिया ही है। तो इसमें हमने लिखा है तुम मुझे पत्र अवश्य लिखना, मतलब क्या लिखना है? पत्र। तो ये वाक्य संपूर्ण हो गया। अब उपरोक्त वाक्यों में उसको तथा पत्र शब्द पूरक का कार्य कर रहे हैं। अब संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट हेडिंग है आपका संरचना की क्रिया से कितने भेद होते हैं? क्रिया के 5। तो पहला है संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ चुका। अब देखो, संयुक्त क्रिया मतलब 2 या 2 से अधिक धातु को मिलाने से जो क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। इसमें मोहन पुस्तक पढ़ चुका मतलब पढ़ और चुका, पढ़ लिया है और पढ़ चुका है। तो पढ़ और चुका 2 क्रियाएं मिल रही हैं, धातु मिल रहे हैं, उनसे क्या बनी है? संयुक्त क्रिया बनी। फिर उसे खेलने दो। खेलने और दो मतलब उसको खेलने दो, तो खेलने और 2 धातु से मिलकर ये बन गई संयुक्त क्रिया। वह यहाँ आया करता होगा। आया करता और होगा 3 वो मिल गए इसमें धातु, तो क्या हो गई? ये संयुक्त क्रिया हो गई। फिर नेक्स्ट है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाएं उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे नौकर ने मोहन से पत्र लिखवाया, मैं माली से पौधों में पानी दिलवाता हूँ। अब देखो, प्रेरणार्थक क्रियाओं में जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को से कार्य करवाता है, मतलब खुद न करके किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है, क्रिया करवा रहा है, उनको क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब उससे प्रेरणा दे रहा है कार्य करने की। तो नौकर ने मोहन से पत्र लिखवाया। नौकर ने क्या हुआ? मोहन से पत्र लिखवाया, किसी दूसरे से करवाया उस काम को। फिर मैं माली से पौधों में पानी दिलवाता हूँ। माली से पौधों में पानी डलवा रहा है, वो खुद नहीं डाल के माली से डलवा रहा है। तो हमने क्या करा? खुद क्रिया न करके किसी दूसरे से करवाई। फिर पूर्वकालिक क्रियाएं। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, मोहन चित्र देखकर हंसने लगा। अब बच्चा दूध पीकर सो गया, ये क्या है? इसका उदाहरण है। कैसे? मतलब पूर्वकालिक क्रिया होती है जो कार्य पूर्व में किया जा चुका हो। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो, मतलब वो कार्य हमने पूर्व में कर लिया है। तो बच्चा दूध पीकर सो गया मतलब बच्चे ने दूध पी लिया और वो सो गया, ये क्रिया हो चुकी है पूर्व में। फिर है नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों में रंग, रंगना। रंग मतलब रंग से क्या करते हैं? हम रंगते हैं, तो ये क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। मतलब संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु कहलाते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो क्रियाएं बनाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंग का हो गया रंगना, फिर बात का होगा बतियाना, हाथ का हथियाना। अब सर्वनाम शब्दों में देखो, अपना, सर्वनाम शब्द क्या है? अपना, तो अपनाना। फिर विशेषण शब्द गरम, मतलब ये विशेषता है कि गरम, ठंडा, और जैसे काला, सफ़ेद, तो ये सब विशेषण के शब्द हैं, तो उसमें गरम, गरमाना। चिकना, चिकनाना।
चिकनापन हो सकता है आदि। फिर विधि सूचक क्रियाएं, क्रिया के जिस रूप से विधि, आज्ञा, उपदेश, सलाह, प्रार्थना आदि प्रकट हो विधि सूचक क्रिया कहते हैं। जैसे राम एक गिलास पानी लाओ। अब इसमें देखिए विधि सूचक क्रियाओं में क्या होता है, जिस रूप से विधि मतलब आज्ञा, या तो हम आज्ञा दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब क्या होती है, जो रूप ये प्रकट होता है क्रिया में, किसी को आज्ञा देना, किसी से प्रार्थना करना, किसी को आदेश देना या किसी को सलाह देना, ये रूप होता है क्रिया का, वो होता है विधि सूचक क्रिया। तो इसमें देखिए राम एक गिलास दूध लाओ या राम एक गिलास पानी लाओ, तो ये क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। फिर कृपया इधर ना आए, अनुरोध किया जा रहा है। मद्यपान करना हानिकारक है, ये क्या है, सलाह दी जा रही है। फिर सदा सच बोलना चाहिए, ये उपदेश दिया जा रहा है। और हे प्रभु हम पर दया कर, ये क्या है, प्रार्थना हो गई। तो ये सब इसके उदाहरण हैं। फिर सहायक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं भी प्रयुक्त की जाती है। जैसे वह विद्यालय जाता है, मुख्य क्रिया, जाना सहायक क्रिया है, वह विद्यालय जाता है, तो इसमें क्या हो गई, ये मुख्य क्रिया हो गई। फिर जाना, जाना क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई। कौवा उड़ रहा था, मुख्य क्रिया, उड़ना सहायक क्रिया था। मतलब कौवा उड़ रहा था, तो ये उड़ना उसकी मुख्य क्रिया हो गई और सहायक क्रिया क्या हो गई, था। वाक्य में प्रयुक्त है, हैं, हो, हु, था, थी, थे प्रायः सहायक क्रिया होती हैं, परंतु जब इनके साथ मुख्य क्रिया न आई हो, आई थी, ये मुख्य क्रिया का कार्य करती हैं। तो देखिए इसमें सहायक क्रिया के रूप में क्या दिया जा रहा है, वह पढ़ता है। फिर मुख्य क्रिया के रूप में क्या है, ये सेंटेंस, वह कक्षा में है, वे हंस रहे हैं, वे प्रसन्न हैं, मैं जा रहा था, मैं लड़का हूँ, तुम दौड़ते हो, तुम प्यासे हो, ये सहायक क्रिया के रूप में है और ये मुख्य क्रिया के रूप में है। तो स्टूडेंट आपको ये क्रिया का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। क्रिया के चैप्टर में आपको क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद क्या होते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है, ये सब बताया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। स्टूडेंट आपको जो चैप्टर्स हम भेज रहे हैं रिटर्न में, जिसके भी आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं, आपको वही चैप्टर लिखना है। जो चैप्टर्स का वर्क हम आपको नहीं सेंड कर रहे हैं वो आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, तो आपको उसको नहीं लिखना है। आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है, तो जो चैप्टर हम भेजेंगे आप उसी को लिखिए और बाकी जो चैप्टर हम नहीं भेज रहे हैं वो आपके चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो आपको हम उन चैप्टर्स की एक लिस्ट भी भेज देंगे जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट।